नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर लिखित पैटर्न पर है, जो कि अभी हाल ही में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा आयोजित कराया गया है। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्जाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए आज का यह क्वेश्चन पेपर खासकर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो एनईपी के अंतर्गत दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो सेमेस्टर 4 का केमिस्ट्री का पेपर टाइटल है वह है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ये आपका दो पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए में है क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरे पार्ट में है एनालिटिकल टेक्निक्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वांटम मैकेनिक्स होगा। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस प्रश्न पत्र को हम डिस्कस करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे। जब लिखित पैटर्न का पेपर बनता है तो 3 सेक्शन में विभाजित होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए में आपके वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं प्रश्न, बी में आपका शॉर्ट प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है और सी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले सेक्शन ए के प्रश्न की व्याख्या करेंगे। और सेक्शन ए में दोस्तों जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको देना है 75 वर्ड में। लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पर 50 शब्दों में आंसर देना होता है और 10 प्रश्न पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट प्रकार के। फिलहाल यहाँ पर आपसे 5 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और बाकी विश्वविद्यालय में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है जो कि पूछ लिया गया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द केमिकल शिफ्ट। केमिकल यानी शिफ्ट को कहते हैं रासायनिक बदलाव। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा केमिकल शिफ्ट। लेकिन दोस्तों ये आपके सेक्शन नंबर ए में नहीं आएगा, सेक्शन नंबर बी का प्रश्न बनेगा लॉन्ग सेक्शन में। शॉर्ट में यानी कि 200 शब्दों में लिखना रहेगा ये आंसर, और गारंटी के साथ केमिकल शिफ्ट आएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। अभी इसको मैं ट्रिपल स्टार से BBIPMP से डिफाइन कर दे रहा हूँ, इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल कभी कभी पूछ लिया जाता है, हर बार का रिपीटेड प्रश्न नहीं रहा है। तो अगर आपके पास नोट्स होगा तो इसको देखिएगा, वरना आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, हाउ टू डिफाइन हुक लॉ। हुक्स कानून को कैसे परिभाषित करेंगे, हुक्स का नियम, ठीक है, हुक्स का नियम क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। और हुक्स का नियम पूछा जाता रहता। इसी में एक प्रश्न पूछ लिया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे कहते हैं स्वतंत्रता की कोटि। तो आप दोनों प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, हुक का नियम इंपॉर्टेंट है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द स्पिन स्टेट ऑफ N15। N15 का आपको बताना है स्पिन अवस्था। तो N15 की स्पिन अवस्था कई बार पूछी गई है। MCQ मोड में पेपर अभी हुआ है NJPRU बरेली विश्वविद्यालय का, वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। और बात करें हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो वहाँ पर स्पिन स्प्लिटिंग पूछा गया था कि व्हाट इज द स्पिन स्प्लिटिंग। तो स्पिन स्प्लिटिंग आप तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और सेम ये प्रश्न रिपीट नहीं होगा, तो ये मैं रिपीटेड नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हिंदी में कहते हैं सरल हार्मोनिक ऑसिलेटर, पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम सफिक्स में लिखते हैं SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चंस इन दोनों से पूछे जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑसिलेटर कई बार रिपीट हुआ है और हार्मोनिक मोशन से भी प्रश्न आता है, तो दोनों महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, इन दोनों को तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम सेक्शन नंबर बी की चर्चा करें, खंड बा, जिसमें आपके शॉर्ट प्रकार के प्रश्न होते हैं। ओके दोस्तों, मैं हाल ही में आपको प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा और वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इनके प्रश्न अगर आप देख लेंगे तो आपके मन में एक अनुमान हो जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया डिस्क्राइब द क्रोमोफोर एंड एक्सोक्रोम। ये प्रश्न पूछ लिया गया है सेक्शन नंबर बी का।
और गारंटी है ये प्रश्न आएगा आपके एग्ज़ाम में 100%, आप इसको नोट कर लीजिए श्योर। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्रोमोफोर और आक्सोक्रोम, इनसे MCQ टाइप में प्रश्न भी बनता है, वहाँ पर भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए इस बार आएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोफोर एंड आक्सोक्रोम, हर वर्ष में ये प्रश्न रिपीट होता है, सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के मूल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यहाँ पर प्रिंसिपल पूछ लिया गया है, लेकिन आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आप तैयार करेंगे। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उसके बाद में इसके प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत और इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये तीनों तैयार करके जाइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% गारंटी है ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। ओके, क्लियर है इतनी चीज़ें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें है एक्सप्लेन द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी की व्याख्या कीजिए। तो क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, BIMP प्रश्न ये होता है, हर बार का पूछा जरूर जाता है, और इसी में सॉल्वेंट एक्सटेंशन का एक प्रश्न बनता है, यूनिट नंबर 8 का आपका है। ठीक है, तो फिलहाल हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला है कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, उसके बाद इसके टाइप्स, इसके प्रकार क्या होते हैं, और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है। ये तीन चीज़ें आप इस प्रश्न के सफिक्स में तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है सेक्शन C का। अब सेक्शन नंबर C में हम प्रश्न की व्याख्या करें तो यहाँ पर दोस्तों आप सबकी यूनिवर्सिटी में एक ही प्रश्न हल करना होता है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि कितना प्रश्न हल करना था। तो यहाँ पर दोस्तों 3 प्रश्न हल करना था, और बाकी विश्वविद्यालय में केवल एक ही प्रश्न हल करना होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, और इसका आंसर आप लोग देते हैं 500 शब्दों में। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और लॉन्ग सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण, हर एग्जामिनर इस प्रश्न को कंडक्ट करता है अपने प्रश्न पत्र में। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द फ्रेगमेंट प्रोसेस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड MC लेपरेटरी रीअरेंजमेंट। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री और मैक्लाफर्टी पुनर्व्यवस्था के खंड प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। लॉन्ग सेक्शन में ये गारंटी है आएगा, और जब भी आप लॉन्ग सेक्शन के प्रश्न का आंसर लिख रहे हों तो आपको एक बात विशेष कर ध्यान रखनी है, वो है आंसर स्टेप बाय स्टेप लिखना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आंसर स्टेप बाय स्टेप लिखना, स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन लॉन्ग वाला कई चरणों में विभाजित होता है, कई स्टेप में पूछा जाता है। जैसे इसी प्रश्न की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि डिस्कस द फ्रेगमेंट प्रोसेस इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। पहला तो ये हो गया, और दूसरा हो गया मास MC लेपरेटरी रीअरेंजमेंट। पहला हो गया डिस्कस द फ्रेगमेंट प्रोसेस इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये पहली हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग जो आप डालेंगे वो डालेंगे डिस्कस द फ्रेगमेंट प्रोसेस इन MC लेपरेटरी रीअरेंजमेंट, ये दूसरा हो गया। ये 2 चरण में इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर पूरा मार्क्स देगा। अगर 15 नंबर का है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप सीधा एक हेडिंग डालें आंसर नंबर 9 और पूरा आप आंसर एक ही में लिख दिए, तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, एग्जामिनर 15 में से 5-6 नंबर आपको दे देगा। तो इस प्रकार से नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। ये आपका प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें है डिस्कस इन डिटेल द वेरियस फैक्टर दैट द इन्फ्लुएंसेस द वेरिएशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विशेष समूह की कंपन आवृत्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, तो इस प्रश्न को तैयार कीजिएगा। फिलहाल इस बार का नया प्रश्न है। अगला प्रश्न 100% वाला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंट एक्सटेंशन, राइट ए डिटेल नोट ऑन टेक्निक्स ऑफ एक्सटेंशन। इसको कहते हैं विलायक निष्कर्षण सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन है कि विलायक निष्कर्षण की क्रियाविधि पर चर्चा कीजिए, निष्कर्षण की तकनीकी का विस्तृत नोट कीजिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी
मोस्ट इम्पॉर्टेंट BBIPMP प्रश्न है, BBMP प्रश्न, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। हर बार हर विश्वविद्यालय इस क्वेश्चन को पूछता है। आप लोग अगर चाहते हैं 15 नंबर लॉन्ग सेक्शन का तो ये प्रश्न जरूर तैयार करके जाइएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, संक्षिप्त टिप्पणी आपको इस पर लिखनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल हर बार का प्रश्न बनता है और 100% गारंटी वाला ये प्रश्न है, आपके विश्वविद्यालय में ये प्रश्न जरूर बनेगा, वुडवर्ड फिशर रूल। दूसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर एंड कपलिंग कांस्टेंट। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से प्रश्न बनेगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है? वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए प्रश्न लॉन्ग सेक्शन में एक आएगा, वो आप एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वन डायमेंशनल बॉक्स। और दूसरा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है, अनिश्चितता का, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये दोनों टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा, गारंटी है यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिलहाल अब तीसरा प्रश्न यहाँ पर है कि एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कार्बनिक अणु की पहचान में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का अनुप्रयोग क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न थे। पहला था वुडवर्ड फिशर का नियम, दूसरा था साई एंड साई स्क्वायर का महत्व और युग्मन स्थिरांक, तीसरा था कार्बन अणु की पहचान में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का अनुप्रयोग। तो ये तीनों रामबाण प्रश्न हैं और गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आगे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और गारंटी वाला प्रश्न, 100% इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आना 100% इसका तय है आपके प्रश्न पत्र में, ठीक है। आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप जरूर आएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ सर ये प्रश्न आपने बताया था आया हुआ है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द श्रोडिंगर इक्वेशन इज एंड द आइगन वैल्यू इक्वेशन sketch the radial probability cover of 3s 3p and 3d orbital in the same set of axes। देखिए क्वेश्चन इसमें था कि स्पष्ट कीजिए श्रोडिंगर समीकरण का एक आइगन वैल्यू समीकरण है, अक्षों के लिए एक सेट में 3s 3p और 3d ऑर्बिटल के लिए रेडियल संभागता कवर को स्केच कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है दोस्तों, इस प्रश्न को नहीं तैयार करना है, केवल और केवल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन और वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन क्या है ये आप तैयार कर लीजिएगा, यही आएगा। सेम प्रश्न नहीं रिपीट होगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आएगा। ओके, क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए तो आज की इस क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनकी चर्चा मैंने कर दी है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप सबसे मेरा एक और निवेदन है कि अगर आप रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं, आपको PDF नोट्स की आवश्यकता है हर सब्जेक्ट की, जैसा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का हाल ही में पेपर लगा हुआ है, बाकी आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, NEP के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम हो चुका है। तो अब किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है हमारी क्लास, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च बार है उसमें सर्च कीजिए SP स्टडी पॉइंट, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जहां से आपको PDF नोट्स और क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। ओके, इतनी क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।